हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निया, जो कि आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी, अपनी शादी अपने बॉयफ्रेंड पंकज से तय होने पर बहुत खुश थी। और ऐसे ही शादी से एक हफ्ता पहले वो अपनी दोस्त माया के साथ शादी की शॉपिंग के लिए बड़े से मॉल में जाती है, जहां नाइटी की शॉप पर आकर वो एक सेक्सी सी नाइटी को देखते हुए माया से कहती है, यार माया, ये देख कितनी सेक्सी नाइटी है, ये ही ले लेती हूँ। हाँ हाँ ले ले, अब तक 5 नाइटी ले चुकी है, हद है। लड़कियाँ शादी की शॉपिंग में पहले लहंगे और ज्वेलरी देखती है, लेकिन तू है कि नाइटी देख रही है। देख, लहंगे वगैरह तो सब कुछ दिखाने के काम आते हैं, ये नाइटी तो सिर्फ मैं पंकज के सामने पहन कर जाऊंगी, वो भी अपनी सुहागरात पर। यार पता है, जब से हमने डेट करना शुरू किया था तभी पंकज ने कहा था कि वो मुझे अपनी पत्नी बनाकर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। मतलब तुमने अपने 3 साल के रिश्ते में एक बार। तू चिल्ला क्यों रही है? आराम से बोल, लोग सुन लेंगे, पागल कहीं की। सॉरी, लेकिन यार मानना पड़ेगा, पंकज में बहुत पेशेंस है। 3 साल ऐसे हॉट सी लड़की के करीब नहीं आया। मुझे तो डर है, कहीं उसको लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है। चुप कर, उसको लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। मतलब लड़कियों में नहीं, सिर्फ एक लड़की में, वो हूँ मैं, समझी? अब बातें कम कर और शॉपिंग करवा मेरी। माया और निया अपनी शॉपिंग खत्म करके आती हैं, जिसके बाद वो कुछ देर उसके घर पर रुकती है, जहाँ शॉपिंग में लाई नाइटी देखकर निया की माँ कांता कहती है, सच में ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। मैंने इस लड़की को पैसे शादी की शॉपिंग के लिए दिए थे और ये सुहागरात की शॉपिंग करके आ गई। ये सब तेरी सास ने देख लिया ना तो सोचेगी कि उसकी बहू उसको 9 महीने में नहीं 2 महीने में दादी बनाने के इरादे से आई है। माँ, यार शादी जिंदगी में एक बार होती है, नहीं तो मेरे चाचा की 2 बार हुई है। चुप रह तू। अरे माँ, आप नहीं समझोगी, हटो, मैं ये सामान अपने सूटकेस में डालने जा रही हूँ। चल माया, यहाँ मम्मी के साथ बैठकर तुझे मेरी बुराई के किस्से गाने हैं। चल बाबा। निया अपनी सारी नाइटीज को बैग में डाल लेती है। अब ऐसे ही समय गुजरता है, शादी का दिन पास आ जाता है। पंकज के घर उसकी माँ सुमन भी शादी की तैयारियों में लगी थी, जहाँ उसकी पड़ोसन कमला उसकी मदद के लिए उसके घर आती है और हॉल में रखे सोफे पर बैठकर कहती है, और सुमन, कैसी चल रही है शादी की तैयारियाँ? मैंने सोचा चल तेरी मदद के लिए आ जाऊँ, मेरे घर में तो कोई मुझे पूछता ही नहीं है। अरे कोई नहीं, यहाँ तुझे सब पूछेंगे। बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं। सुमन अपने और कमला के लिए चाय बना कर ले आती है, जिसके बाद कमला अपने घर की आपबीती सुनाते हुए सुमन से कहती है, सुमन क्या बताऊं, शादी से पहले मेरा बेटा इतना आदर्शवादी था कि उसने श्रवण कुमार को भी पीछे छोड़ दिया था अपनी माँ की भक्ति करते हुए। लेकिन शादी के बाद वो ऐसा बदला जैसे कपिल शर्मा शो से सिद्धू। ना सिद्धू दोबारा कपिल शर्मा शो पर आया, ना मेरा बेटा अपनी माँ के पास। अच्छा, लेकिन शादी के बाद तो धीरे धीरे सब बदलते ही हैं कमला। धीरे धीरे ना, मेरा बेटा तो सुहागरात के बाद ही बदल गया। न जाने ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने कि सुहागरात के अगले दिन जब पहले रसोई की रस्म करने को मैंने बहू को बोला तो मेरा बेटा कहता है कि माँ वो किचन में नहीं जाएगी, उसको पसीना आएगा गर्मी में। अब बताओ, किचन में एसी लगवाऊं उस महारानी के लिए? अच्छा, मेरा बेटा पंकज भी तो मेरी सारी बातें मानता है, लेकिन अब उसकी शादी हो रही है, कहीं सुहागरात के बाद वो भी बहू के रंग में रंग गया तो? वो तो वैसे भी मॉडर्न सी है। सुमन के मन में भी अपने बेटे के बदल जाने का डर बैठ जाता है। अब शादी की सारी तैयारियां होती हैं। 2 दिन बाद पंकज की बारात नाचते गाते निया के घर पहुंचती है। शादी की रस्में समय के साथ आगे बढ़ती हैं और सभी रस्मों के बाद पंकज निया को विदा करके अपने घर लेकर आता है, जहां दरवाजे पर खड़ी सुमन कमला के साथ मिलकर अपनी बहू का स्वागत करती है और अंदर आते ही निया अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं मेरा रूम कहाँ है? वो क्या है ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, थोड़ा रेस्ट कर लूँ ताकि आगे की रस्मों में कोई दिक्कत ना हो। अरे माँ से क्यों पूछना, मैं लेकर चलता हूँ। ये तो अभी से ही बहू की ओर हो लिया। मैं हूँ ना यहाँ अभी, और तू यही रहे, मैं लेकर जाती हूँ, चल बहू। सुमन निया को कमरे तक लेकर जाती है, जहाँ वो कुछ देर आराम करके ससुराल में आगे की रस्में करती है। फिर शाम को सब काम खत्म करके निया अपने कमरे में अपनी सुहागरात के लिए तैयार होकर एक सेक्सी सी नाइटी पहनकर पंकज का इंतजार करती है।
कुछ देर में पंकज कमरे में आता है और निया को देखकर कहता है, ओहो, मैडम ने मुझे घूंघट उठाने का मौका भी नहीं दिया, खुद ही कपड़े बदल कर बैठी है। शादी की पहली रात के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता, और तुम तो मेरा पहला प्यार हो। तुम्हारे साथ इस लम्हे का मैं कब से इंतजार कर रही थी। पंकज निया की ये बात सुनकर उसके करीब जाता है और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब लाकर कहता है, तो आज तुम्हारे इंतजार को खत्म कर ही देते हैं मेरी जान। इतना बोलकर जैसे ही पंकज निया को किस करने को होता है, तभी सुमन के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। हाय रे, मैं मर गई। पंकज, बहू जल्दी आओ। सुमन की आवाज सुनकर पंकज और निया भागते हुए सुमन के कमरे में जाते हैं, जहां पंकज कहता है, क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ, मैं लेकर चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम पहले चेंज कर लो जल्दी से, जब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। निया कपड़े चेंज कर लेती है और फिर दोनों पति पत्नी सुमन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां लगभग पूरी रात लग जाती है और सुबह वो उसको लेकर घर आते हैं, जहां सुमन को कमरे में सुलाकर पंकज कहता है, माँ को आराम करने दो और मैं भी थोड़ा सो लूं यार, आज का ही दिन है, कल से फिर काम पर जाना है। हाँ, आप आराम कर लो, मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ। बेचारी निया अपनी सुहागरात के इतने करीब थी कि तभी उसकी सास की तबीयत खराब हो गई और उसके सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। लेकिन अब वो दिन गुजरता है और रात का थका पंकज पूरा दिन आराम करता है और शाम को पूरे दिन की थकी निया आराम करने के चलते जल्दी सो जाती है। अगले दिन से पंकज ऑफिस जाना शुरू कर देता है और इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी। लगभग एक हफ्ता गुजरता है और शनिवार की रात निया दोबारा से सुहाग रात की तैयारी करती है। कमरे को अच्छे से सजाने के बाद वो सबको खाना खिलाकर सुला देती है और पंकज का इंतजार करती है। और जैसे ही पंकज आता है तो कमरे की सजावट को देखकर कहता है, ओहो, आज तो मैडम ने फिर सुहागरात वाला मूड बना दिया। सही है, हम दोनों को शादी के एक हफ्ते बाद भी पास आने का मौका नहीं मिला, इसीलिए तो मैंने तैयारी करी है। एक बार फिर से नेहा अपनी सुहागरात की सारी तैयारी करती है, लेकिन सुमन को अपनी बहू के प्लान के बारे में पता होता है, जिसके बाद वो पंकज और निया के कमरे के बाहर ही जाकर बेहोश हो जाती है। अपने कमरे के बाहर से आवाज सुनकर पंकज बाहर आता है और अपनी माँ को बेहोश देखकर घबरा जाता है और एक बार फिर से दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनको सुमन के बढ़े हुए बीपी के कारण चक्कर के बारे में बताता है। अब पंकज अपनी माँ को कमरे में छोड़कर डॉक्टर की बताई दवाई लेने जाता है, जहाँ सुमन को कुछ देर में होश आता है और वो कमरे में किसी को ना देखकर कमला को कॉल पर बोलती है, हाँ कमला, मैंने आज भी अपने बेटे बहू की सुहागरात नहीं होने दी। मुझे बीपी की दिक्कत है, इसीलिए मैंने जाकर नमक खा लिया, जिससे मेरा बीपी बढ़ गया और मुझे चक्कर आ गए। सुमन की ये बातें दरवाजे पर खड़ी निया सुन लेती है, जो अपनी सास की इस हरकत से गुस्सा तो होती है, लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, अगर आप चाहती हैं मैं पंकज के करीब ना जाऊँ तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपके लिए उनसे दूर हो जाऊंगी, लेकिन प्लीज ऐसे खुद को बीमार करके आप मुझे और पंकज जी को परेशान मत करिए। हमारी सुहागरात से जरूरी आपकी सेहत है हमारे लिए। अपनी माँ को बीमार देखकर हम दोनों डर जाते हैं। अपनी बहू की ये बात सुनकर सुमन को अपने किए का पछतावा होता है और वो ऐसा करने के पीछे का कारण अपनी बहू को बताती है, जिस पर निया अपनी सास को ये वादा करती है कि वो कभी उनके बेटे को उनसे दूर नहीं करेगी। अब कुछ देर में सुमन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है और सब घर आते हैं, जिसके बाद फाइनली निया एक बार फिर से अपनी सुहागरात की तैयारी करती है और इस बार उसकी सास बीमार नहीं पड़ती और वो पंकज के साथ अपने इस खास पल को अच्छे से एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।